उसे तो सेट। यहाँ पे बच्चों आज हम जो सीखने जा रहे हैं ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। लास्ट क्लास में हमने पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट किया था। उस पे पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हम कुछ इंटरेक्शन समझेंगे और इंटरेक्शन में सबसे पहली इंटरेक्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के और भी कई नाम है, ये नाम तो चाहे तो आप लिख लीजिएगा इसमें। मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, या इसका एक नाम और वहां पे लिख सकते हो आप, फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहो या फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग कहो, ये बात एक ही है। ये जो बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है इसे कहा जाता है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक्सेप्शन। याद करिए, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हमने दो एक्सेप्शन पढ़े थे, कौन कौन से? कोडोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। आज बच्चों हम ये दोनों सीखेंगे, पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़ते हैं। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी का ये एक मेजर एक्सेप्शन है। मेंडल ने हमें ये सिखाया था कि जब मान लीजिए हमारे पास दो डिसिमिलर एलील है, एक कैपिटल आर है दूसरा स्मॉल आर, दोनों एलील सिमिलर या डिसिमिलर। इन डिसिमिलर एलील में मान लीजिए ये एलील मेरे पास डोमिनेंट है, तो मेंडल ने कहा था दूसरा। लेकिन बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एलील होता है डोमिनेंट पूरी तरह से अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता, और ये डोमिनेंसी शो नहीं कर पाए, इसे नाम देना पड़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इसी वजह से बच्चों F1 के अंदर जब ये अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता तो यहाँ जो फिनोटाइप आता है वो इंटरमीडिएट आते हैं, और ये इंटरमीडिएट आने की वजह से ये किसी भी पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता। मेंडल ने हमें सिखाया था F1 किसी एक पेरेंट के सिमिलर, लेकिन बच्चों यहाँ सबसे खास बात F1 किसी के साथ सिमिलर नहीं होती। इसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ जहां पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी इसको बच्चों डिस्कवर करने का काम किया था कार्ल कोरेंस। ये कार्ल कोरेंस वही है जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। कार्ल कोरेंस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। ये जो मिराबिलिस जलापा प्लांट है इसको और नाम से भी जाना जाता है। इसी को बच्चों 4 o'clock प्लांट के नाम से भी लिखा जाता है, या इसे ही गुल ए बान के नाम से भी लिखा जाता है। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, गुल ए बान सभी की बात है। 4 o'clock बच्चों नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर है शाम को 4 बजे ओपन होते हैं, मतलब जैसे शाम की 4 बजे फ्लावर ओपन हो जाते हैं, फिर बच्चों ये रात भर ओपन रहेंगे, अर्ली मॉर्निंग में जाके फिर बंद हो जाते हैं। जैसे अगले दिन जैसे ये फ्लावर ओपन होंगे, जैसे फ्लावर ओपन होंगे मतलब कितनी बज गई, मतलब एक इंडिकेशन इसके फ्लावर ओपन हो गए, समझ जाओ 4 बज गए। इसके जब कार्ल कोरेंस ने फ्लावर कलर को स्टडी किया तो यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर जो कलर लिया गया था, इनमें एक पेरेंट के अंदर यहाँ कलर ले लिया गया रेड, और इसका क्रॉस जिन दूसरे पेरेंट के साथ किया गया उनके अंदर फ्लावर कलर यहाँ पर था व्हाइट। अच्छा, जब यहाँ पर रेड है तो रेड के लिए जीनोटाइप जिसमें लिखा कैपिटल आर, व्हाइट के लिए स्मॉल आर, क्रॉस करेंगे तो कैसे F1 जनरेशन आएगी। F1 में जीनोटाइप आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मेंडल ने हमें क्या सिखाया था, डिसिमिलर में बोलो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन जब बच्चों यहाँ पर F1 जनरेशन में चेक किया गया तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर ये डोमिनेंट है तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या रेड कलर आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या आना चाहिए, रेड। कार्ल कोरेंस भी यही सोचते थे कि F1 में मुझे जितने भी प्लांट मिलेंगे ऑल आर रेड मिलेंगे। लेकिन जब उन्होंने F1 के जितने भी प्लांट है सबको लगा के देखा तो उसे एक भी प्लांट के अंदर रेड नहीं मिला, नॉट अ सिंगल प्लांट। अच्छा, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ रेड के बजाय F1 में जितने भी प्लांट है सबके अंदर फ्लावर कलर पिंक आ गया, आना क्या चाहिए था, लेकिन आया क्या। इस बेसिस पे कार्ल कोरेंस ने सोचा कि अगर ये डोमिनेंट होता तो रेड आ जाता, लेकिन यहाँ पिंक आ रहा है, इसका मतलब ये अपनी डोमिनेंसी पूरी तरह से शो नहीं कर पाया, और ये डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया इसी वजह से पिंक आ गया। अच्छा, डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया इसलिए इसका नाम भी दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किसने अपनी डोमिनेंसी पूरी तरह से शो नहीं की तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का केस बना। अब जो यहाँ पर पिंक, मुझे बताइए क्या इस पेरेंट के सिमिलर है, बताओ इसके सिमिलर है, F1 किसके सिमिलर, किसी के नहीं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है F1 किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलर नहीं होता, नेवर रिजेंबल विद आइदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलर नहीं होता। जबकि मेंडल ने क्या सिखाया, F1 क्या एक के सिमिलर होता था, लेकिन यहाँ F1 किसी के सिमिलर। साथ ही साथ बच्चों यहाँ ये जो पिंक है एक तरह से रेड व्हाइट के बीच का कलर है, और इसी बीच वाले कलर को हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट। तो क्या यहाँ इंटरमीडिएट बन रहे हैं, दो बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट का मिलना, F1 का किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलर ना होना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के फीचर। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को पहचानने का दो सबसे बढ़िया तरीका, क्या क्या तरीका बताया हमने, एक तो F1 किसी से मैच, और साथ ही साथ यहाँ इंटरमीडिएट मिलेगा। अच्छा, कई बार बच्चों को साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पे देखने में लगता ऐसा है जैसे कि रेड कलर और ये व्हाइट कलर दोनों आपस में मिक्स हो गए। अच्छा, मिक्सिंग के लिए शब्द बोलो, तो यहाँ पे बच्चों ऐसा लगता है जैसे पिंक कलर इन रेड व्हाइट की मिक्सिंग से बना है, तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे फिनोटाइप आपस में ब्लेंड हो गए, तो इसी को एक नाम और दे दिया गया फिनोटाइपिक। लगता है ऐसा कि यहाँ ब्लेंडिंग होती है, लेकिन मेंडल तो कहता था फैक्टर्स नेवर शो। तो फिर बात बोलो तो, अच्छा फैक्टर ने जो बात की थी, मेंडल ने जो बात की थी, क्या वो फैक्टर की कही थी। देखा जाए तो फैक्टर तो आज भी आर स्मॉल आर मर्ज होकर आर डैश बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो मैं ब्लेंडिंग की बात कर रहा हूँ वो क्या है, फिनोटाइप, और मेंडल जो बात करता है जीनोटाइप। बात समझे। और मैं फिर कहूंगा बेटे, यहाँ वाकई में ब्लेंडिंग नहीं होती है, लगता ऐसा है, अपीयरेंस ऐसा आता है कि यहाँ ब्लेंडिंग हो गई, लेकिन एक्चुअली ब्लेंडिंग नहीं है, बस अपीयरेंस ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पिंक कलर आने का रीजन कार्ल कोरेंस ने क्या बताया कि ये अपनी डोमिनेंसी पूरी तरह से शो, इसी वजह से वो पूरा डोमिनेट नहीं हो पाया, इसलिए पिंक आ गया। अच्छा, कार्ल कोरेंस आपने तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन बच्चों जब इस चीजों को आगे मॉलिक्यूलर लेवल पे सीखा गया तो हमें इसका एग्जैक्ट रीजन समझ में आया कि आखिर में पिंक आया तो कैसे आया। मैं आपको थोड़ा सा इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझाता हूं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया बना दिया, यहाँ पे इसको हम क्रोमोसोम लेवल पर इसको सीखते हैं। यहाँ इस क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील मैंने लिया, यहाँ ले लिया कैपिटल आर, यहाँ ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ ले लिया स्मॉल आर। अब सभी बच्चे देखिएगा, बताओ कैपिटल आर डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट है तो कैसे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, और अच्छे से कहें एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को क्या प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब बताओ ये अलील भी डोमिनेंट है, बताओ इससे भी एंजाइम बनेगा, बताओ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज। अब बताओ यहाँ प्रोडक्ट कितने बने, दो प्रोडक्ट बनके तो कलर रेड आ गया। ये रेड कलर इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा बना है, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना तो कलर भी बढ़िया गया। लेकिन यहाँ देखिए इस वाले केस में कैपिटल आर से बताइए एंजाइम बनेगा नहीं बनेगा, बताओ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज, बिल्कुल प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये अलील के साथ रिसेसिव अलील के बारे में हम जानते हैं कि या तो इससे एंजाइम बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो नॉन फंक्शनल, कभी पढ़ा क्या हमने सर, या तो बनेगा ही नहीं या नॉन फंक्शनल। अब बताओ इस केस में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज, बताओ यहाँ कितने प्रोडक्ट है, यहाँ क्या इस बार प्रोडक्ट कम बना, इसलिए कलर पिंक आया। ये पिंक बच्चों आया इसलिए कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम बनी, जहां प्रोडक्ट पहले दो था इस बार प्रोडक्ट एक है, और प्रोडक्ट कम बना तो पिंक बन गया। अब यहाँ देखो इस केस में रिसेसिव वाली बताइए एंजाइम, बताओ इधर भी एंजाइम, बताओ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट बना ही नहीं तो क्या ये पैदा नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया पैदा होने का हक तो सबको है, बस ये पैदा हो जाएगा, बस मिनिमम एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे व्हाइट आ जाएगा। अब यहाँ नोटिस करना डोमिनेंट अलील अगर मैं आपसे पूछूं, सभी बच्चे जवाब देना, डोमिनेंट अलील बोलो यहाँ कितने, यहाँ यहाँ जैसे जैसे डोमिनेंट अलील कम होते जा रहे हैं क्या कलर की इंटेंसिटी कम हो रही है, बताओ कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, डोमिनेंट अलील की नंबर पे डिपेंड करने वाला कैरेक्टर, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। मतलब ये जो कैरेक्टर मैंने आपको सिखाया ना, ये कैरेक्टर बेसिकली क्वांटिटेटिव था, और इस क्वांटिटेटिव कैरेक्टर की वजह से ही ये पिंक आया, ये क्वांटिटी कम बनी है इसलिए पिंक रहेगा। अरे बात समझ में। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको मेंडल के बारे में पढ़ा रहा था, मेंडल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, मेंडल ने भी क्या फ्लावर कलर स्टडी किया था, किसका बोलो बोलो, क्या फ्लावर कलर पी का लिया था। चलिए मैंने जीनोटाइप का डब्ल्यू 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 स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल, सभी बच्चे बताएंगे डोमिनेंट अलील, बोलो बोलो तो 1 0। अच्छा, इससे बस डायरेक्ट बोलना प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, इससे इससे इससे, अच्छा यहाँ नहीं बनेगा, इससे प्रोडक्ट
इससे प्रोडक्ट बताओ कितने प्रोडक्ट बने, कलर बोलो, क्या यहाँ वॉयलेट आ जाएगा, बोलो यहाँ वाइट। अब यहाँ बता, क्या यहाँ एक प्रोडक्ट बना फिर भी वॉयलेट आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था, बताइए मेंडल का ये जो कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर का नेचर क्वालिटेटिव, जबकि आज जो कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव, मतलब इसमें प्रोडक्ट दो बनाया एक बनाया से फर्क नहीं पड़ता, बस प्रोडक्ट बन गया तो कलर आ जाएगा। लेकिन ये कैरेक्टर का नेचर कैसा है, क्वांटिटेटिव, तो प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी उस पर डिपेंड करता है। तो समझ में आया? तो बस इतना बताओ पिंक कलर क्यों आया, क्योंकि ये जो कैरेक्टर था ये क्वांटिटेटिव था, तो क्या यहाँ प्रोडक्ट कम बना, और प्रोडक्ट कम बना इस वजह से पिंक करेगा। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पिंक रेड व्हाइट की मिक्सिंग से आया? जैसा मैंने कहा मिक्सिंग नहीं होती, बस लगता है ऐसा है, लगता है ऐसा कि जैसे ब्लेंडिंग हो गई हो, लेकिन कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। ये पिंक आने के पीछे रीजन तो प्रोडक्ट ही कम बना है। मेरी बात समझ रहे? तो ये प्रोडक्ट के नंबर पर डिपेंड करता है, जबकि ये डिपेंड मेंडल के सातों कैरेक्टर कैसे थे क्वालिटेटिव, लेकिन अब जो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कैरेक्टर आपको क्वांटिटेटिव भी मिले। समझ गए सोचे से? अब मुझे बताइए F1 अगर आप समझ गए तो F2 समझना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और आप लोग जानते भी हो F2 निकालने के लिए क्या करें। क्या ये सेल्फिंग करना आता है? बताइए सेल्फिंग का मतलब आर स्मॉल आर पॉसिबल, क्या उचार का चक्कर बना सकते हो? जब ये चक्कर बनाओगे बोलो आर 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 स्मॉल आर। अब यहाँ पे कलर कैसा आएगा पहले में बोलो, बोलो रेड, वेरी गुड। क्या यहाँ पिंक आ जाएगा नेक्स्ट में, लास्ट में क्या यहाँ व्हाइट आएगा? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा बच्चों फिनोटाइपिक रेशियो बताइए, बताओ रेड, अच्छा ये रेड फिनोटाइप है जिनोटाइप, और ये आर आर ये फिनोटाइप जिनोटाइप जानते हो ना? हाँ रेड है, दूसरा फिनोटाइप पिंक है, एक और। अब बताना रेड कितने, वन, वेरी गुड। पिंक व्हाइट रेशियो बोलो, मैंने कहा नहीं बच्चों तो जी आर निकालो, बताओ आर आर कितना, एक, आर स्मॉल आर, बताओ पी आर इक्वल टू, तो क्या यहाँ पी आर इक्वल टू सेम आई है? ऐसा मैंने दूसरी बार पढ़ा दिया, टेस्ट क्रॉस, वेरी गुड। क्या टेस्ट क्रॉस पे भी पी आर जी आर सेम आए थे, और यहाँ पे भी पी आर जी आर, लेकिन वहाँ रेशो था 1 1 1 1, आई हैव चार पढ़ा था, यहाँ रेशो 1:2:1, रेशो थोड़ा अलग है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर डोमिनेंसी अप्लाई हुई या नहीं? नहीं हुई, क्योंकि डोमिनेंसी अप्लाई होती तो रेडी आता। अच्छा मुझे बताओ यहाँ सेग्रीगेशन, हाँ क्या सेग्रीगेशन हुआ है? क्योंकि जब गैमेट बनेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हुए, ये अलग होना। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई, सेग्रीगेशन एक यूनिवर्सल लॉ है, और यूनिवर्सल तो हर जगह अप्लाई। तो एक बार नीट में यही पूछा था कि यहाँ क्या अप्लाई होता है क्या नहीं होता, बताओ डोमिनेंसी तो अप्लाई, लेकिन सेग्रीगेशन अप्लाई होता है। क्या ये एग्जांपल सबको याद रहेगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से याद रखिएगा। कलर ये भी, तो बताइए क्या ये दोनों ही चीन यहाँ जो मैंने बनाई है क्या ये फ्लावर कलर की है? अच्छा दोनों ही चीन किसकी है? फ्लावर कलर। चीन अलग टाइप की है सेम टाइप की, यानी फ्लावर कलर कितने टाइप की चीन होगी? एक चीन, एक चीन के लिए मैंने वर्ड लिखा मोनोजेनिक। बताइए मोनोजेनिक लिखा, एक ही तो चीन चीन टाइप तो एक ही है ना, तो यहाँ पे वन टाइप की चीन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा मोनोजेनिक। बताओ कैरेक्टर का नेचर कैसा है? तो इसलिए पूरी इनहेरिटेंस का नाम मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये मेरे नाम की देखो समझ में आया? एक बार सुनो, लिखा एक चीन का, लेकिन कैरेक्टर कैसा है, क्वालिटी या क्वांटिटी, इसलिए पूरा नाम क्या बन गया? मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। का मैंने पहला एग्जांपल समझाया फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस सेलापा। अगला कैसे देता हूं, फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन प्लांट। इसी स्नैपड्रैगन प्लांट का दूसरा नाम होता है एंटेरिनम मेजस, एक नाम और होता है डॉग फ्लावर। ये जो एंटेरिनम मेजस होता है इसके अंदर जब फ्लावर कलर की बात करें तो इसमें भी बच्चों वही फ्लावर कलर मिलते हैं जो हमने मिराबिलिस सेलापा में पढ़े। अच्छा यहाँ कलर क्या क्या थे? रेड व्हाइट पिंक। इसमें भी अगर फ्लावर कलर देखोगे ना तो सेम ही सेम, मतलब रेड कलर व्हाइट कलर पिंक कलर। यहाँ पेरेंट्स में जैसे एक में लिया रेड कलर क्रॉस किया व्हाइट के साथ, रेड के लिए जीनोटाइप में लिखा आर आर, व्हाइट के लिए स्मॉल आर क्रॉस करके देखेंगे तो बताइए F1 में क्या आर स्मॉल आएगा? डोमिनेट होता तो क्या था? रेड, लेकिन यहाँ रेड ना आके यहाँ पर भी पिंक ही आता है। अब फिर वही सेम का बताओ F1 किस पेरेंट के सिमिलर? F1 किसी के सिमिलर, क्या इंटरमीडिएट मिल रहा है? F1 का किसी से सिमिलर ना होना, इंटरमीडिएट का मिलना, इसका फीचर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब बच्चों अगर मैं F2 में आपसे पूछता हूं फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, अरे ये सेम ही तो आ जाएगा और क्या? बताइए जीनोटाइपिक रेशियो। अच्छा यहाँ पे बच्चों सेम वही केस होता है, बस इस वाले एग्जांपल को आपको और अच्छे से याद करना है। ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, तो एनसीईआरटी इसी को एक्सप्लेन करती है, तो ये भी बहुत अच्छे से समझ। आप लोगों को ये दोनों ही केस बिल्कुल ढंग से सुना है। मिराबिलिस सेलापा का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ये नाम भी आपको याद है। एग्जाम में बच्चों कहेंगे दो फ्लावर के केस में बताइए फ्लावर कलर कौन से? रेड कलर भी है व्हाइट भी है, लेकिन F1 में पिंक आते हैं, क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है? कई बार बच्चों एग्जाम में वो ऐसे पूछेंगे, क्या सुना, वो कहेंगे कि यहाँ हमने रेड कलर व्हाइट कलर का क्रॉस किया, बताओ F1 में कलर क्या पिंक आ जाएगा? यहाँ बच्चों पिंक तभी आएगा जब क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाए मिराबिलस झलापा या स्नैपड्रैगन या दो फ्लावर कुछ भी लिखा जाए। अगर बच्चों इन प्लांट का नाम नहीं है तो इसमें जो भी डोमिनेट होगा। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए रेड डोमिनेट तो फिर रेड आ जाएगा। अरे बात समझे? अपने मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन ऐसे है, वहाँ प्लांट वो भी लिखा कि रेड व्हाइट डोमिनेट कौन है, तो आप रेड डोमिनेट मान के चलना और वहाँ रेड आ जाएगा। अच्छा यहाँ पिंक कलर कब आता? जब क्वेश्चन में क्या लिखा होता? मिराबिलस झलापा या स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर जो भी कुछ लिखा होता। अरे बात समझे ना बेटे? तो अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड, ये है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के अंदर जो सीड के अंदर स्टार्च पार्टिकल होते हैं, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं बच्चों स्टार्च की, स्टार्च नाम सुना है बच्चों? ये एक तरह का स्टोरेज फूड है। अच्छा प्लांट का मेन स्टोरेज फूड स्टार्च, ये स्टार्च प्लांट के अंदर जैसे पी प्लांट की बात करें तो उसके सीड के अंदर होता है। अच्छा इसके सीड के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे बच्चों बहुत बड़ी बड़ी साइज के ऐसे स्टार्च पार्टिकल मिलेंगे। ये जो स्टार्च पार्टिकल मैंने यहाँ पे बनाए ये लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन है। इसी तरह से बच्चों कुछ सीड ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने एक सीड और बनाया और इस सीड के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें स्टार्च पार्टिकल ऐसे काफी छोटे छोटे। अच्छा काफी छोटे हैं तो ये स्टार्च पार्टिकल कैसे हो जाएंगे? स्मॉल स्टार्च ग्रेन। अच्छा यहाँ पर कैसे लार्ज, वहाँ क्या है स्मॉल। अब बच्चों इनमें लार्ज के लिए जीनोटाइप में लिखा कैपिटल बी, स्मॉल के लिए जब इन पेरेंट्स का क्रॉस करेंगे क्या F1 बनेगा? F1 में आ जाएगा कैपिटल बी। अब सही बच्चों बताना अगर यहाँ डोमिनेंसी होती तो बताओ क्या शेप आता? क्या लार्ज शेप आता? लेकिन जब F1 के प्लांट को ग्रो करके देखा तो यहाँ पर स्टार्च पार्टिकल ना लार्ज आए ना स्मॉल आए, ये दोनों के बीच की साइज का है, बीच मतलब। तो क्या यहाँ स्टार्च पार्टिकल मीडियम आ गए? यस, इसको आप मीडियम कह सकते हो या एक नाम बोल दे सकते हो इंटरमीडिएट। तो यहाँ बच्चों से इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन देखने को मिलते हैं। अब बताओ ये F1 जनरेशन मीडियम ला रही है इस पेरेंट के सिमिलर, इसके सिमिलर, फिर वही क्वेश्चन F1 किसके सिमिलर? किसी के नहीं। क्या इंटरमीडिएट मिल रहा है? F1 का किसी से मैच ना होना, इंटरमीडिएट का बताओ क्या शो करता? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का ये एग्जांपल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। तो आप कौन सी थी? मिराबिलस जलापा में एक मिनट, मिराबिलस जलापा में भी क्या फ्लावर कलर, अगर मैं सिर्फ देता हाइट ऑफ मिराबिलस जलापा तो एग्जांपल नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं मिराबिलस जलापा को दिमाग में उठा लेते हैं, अरे पूरा प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेट नहीं होता, प्लांट का पर्टिकुलर कैरेक्टर। बताइए मिराबिलस जलापा में, स्नैपड्रैगन में, लेकिन पी प्लांट में साइज ऑफ स्टार्च। अच्छा क्या पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मिलती है?
बिल्कुल मिलती है इस कैरेक्टर। अच्छा यहाँ पे बच्चे इस तरह से इसको आप समझिएगा, मैंने ये पी का ही प्लांट बनाया। अच्छा ये जो पी का प्लांट है गार्डन पी, इसकी बताओ हाइट क्या शो करती है? हाँ, क्या इसकी हाइट में डोमिनेंस आती है? यस, हाइट में आगे डोमिनेंस। बताओ इसके फ्लावर कलर, क्या फ्लावर कलर भी डोमिनेंस शो करता है? साथ ही साथ बच्चों मैंने इसकी पोड, पोड मतलब फली, मटर की ये जो फली हम बनाते हैं, ये बच्चों यहाँ पे मैंने पोड को ड्रॉ किया। बताना ये जो पोड का कलर है, बोलो क्या पोड कलर भी डोमिनेंस शो करता है? यस, इस पोड के अंदर क्या बैठे? सीड। अरे मटर की फली के अंदर तो बीज बैठे। अच्छा ये जो यहाँ पर समझाने के लिए मैंने बना दिया, ये सीड का कलर, बोलो क्या सीड कलर भी डोमिनेंस है? अब इस सीड के अंदर आज पहुंच गए हम। बताओ सीड के अंदर क्या बैठे? क्या ये स्टार्च ग्रेन बैठे है? और ये जो स्टार्च पार्टिकल है, ये स्टार्च की साइज बताओ क्या शो करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तो कभी आपसे पूछे क्या पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मिलती है? कौन से में? क्या मेंडल ने ये कैरेक्टर स्टडी किया था? नहीं। अब बच्चों मेंडल से आगे बढ़ चुके हैं, हमारा टॉपिक ही क्या है? पोस्ट मेंडलिज्म। तो हम मेंडल से आगे बढ़ चुके हैं, मेंडल ने ठीक है सब कुछ स्टडी किया था, क्या मेंडल को हमेशा डोमिनेंसी मिली थी? लेकिन अब हम मेंडल से आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ स्टार्च साइज को जब स्टडी किया बाद में किया गया, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है। हर बात समझ में? तो याद रखना कोडोमिनेंसी भी मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी का ही एक्सेप्शन है। मेंडल के बच्चों जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है उसके आप लोग जानते हो दो एक्सेप्शन थे, उसमें एक एक्सेप्शन कोडोमिनेंसी भी था। अच्छा यहाँ पर कोडोमिनेंसी में होता क्या है? जैसे एक कलील मेरे पास A1 है, एक कलील A2 है, बताओ ये कंडीशन सिमिलर या डिसिमिलर? मेंडल ने हमें क्या सिखाया है? एक डोमिनेंट तो एक, लेकिन बच्चों कुछ केस में, हर जगह नहीं, कुछ ऐसे एग्जांपल देखे गए हैं जहां पर जिसको हमने कहा कि रिसेसिव है, ये रिसेसिव ना होकर ये भी, बताओ ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, क्या दोनों डोमिनेंट हो गए? अगर बच्चों दोनों डोमिनेंट हो जाए तो यही केस कहलाएगा कोडोमिनेंट। नाम लिखा है कोडोमिनेंट मतलब दोनों ही डोमिनेंट। अब बच्चों जब दोनों अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे तो इससे भी बच्चों कुछ ना कुछ फिनोटाइप आएगा, जैसे हमने शॉर्ट में P1 लिख दिया। अच्छा इससे भी तो कुछ ना कुछ फिनोटाइप आएगा, बताओ ये भी फिनोटाइप शो करेगा, ये भी। इस वजह से क्या होता है कि ये फिनोटाइप एक पेरेंट से मैच हो जाएगा और ये फिनोटाइप दूसरे पेरेंट से मैच हो जाता है, यानी यहाँ F1 दोनों पेरेंट से मैच होती है। ये सबसे मजे की बात कि F1 रिजेंबल भी तो बोथ पेरेंट, यहाँ F1 दोनों पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करती है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ कुछ ऐसे मिक्सिंग जैसा कुछ नहीं होता, यानी यहाँ इंटरमीडिएट नहीं दिखते, यानी यहाँ दो बड़ी अच्छी बात है, F1 दोनों के सिमिलर और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता। मैं आपको इसको एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा एग्जांपल से क्लियर होगा। यहाँ पे बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया जो कि सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कोट कलर इन केटल्स। केटल्स के अंदर अगर हम कोट कलर को स्टडी करें तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कोट कलर का मतलब होता है उनका बॉडी कलर कह दो या उनकी स्किन की कवरिंग। ये जो कोट कलर को समझना है तो इसके लिए यहाँ पर ये बच्चों मान लेते हैं मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट, ये समझाने के लिए ये यहाँ पर काऊ है और यहाँ पर बुल है। इनके बीच में यहाँ पर अगर हम कलर की बात करें तो जैसे मेल पेरेंट में यहाँ पर स्किन कलर ले लिया समझाने के लिए ब्लैक ले लिया, और यहाँ पर समझाने के लिए लिया व्हाइट। ब्लैक कलर मतलब यहाँ पर पूरी स्किन इस तरह से बच्चों ब्लैकिश है और यहाँ पर इस तरह से स्किन कलर पूरी तरह से व्हाइट। अब बच्चों इनके अगर हम जीनोटाइप लिखें तो जो पेरेंट्स है इसमें ब्लैक के लिए हमने ले लिया B1 B1 और व्हाइट के लिए हमने पुट किया B2 B2। लेकिन एक बात देखो, मैंने इस बार स्मॉल भी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव कोई नहीं, दोनों ही डोमिनेंस शो करते, तो मैंने इसलिए इनको कैपिटल लेटर से पुट किया। जब जो इन पेरेंट्स का क्रॉस होगा तो इसे F1 प्रोजेनी बनेगी। F1 का अगर हम जीनोटाइप निकाले तो F1 का जो जीनोटाइप आ जाएगा वो आएगा B1 B2। अब जो यहाँ पर कंडीशन फिर बताओ सिमिलर या डिसिमिलर? मेंडल ने क्या सिखाया? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन यहाँ बच्चों क्या होता है कि जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आई तो इस B1 ने अपना एक्सप्रेशन दिखाना चालू किया, और जब B1 का एक्सप्रेशन हुआ तो इसकी वजह से स्किन पर ऐसे यहाँ ब्लैक कलर आना चालू हो जाता है। अच्छा B1 की वजह से कौन सा कलर प्रोड्यूस हुआ? ब्लैक। लेकिन ये जो B2 था ये भी चुप नहीं बैठा और इस B2 ने भी अपना एक्सप्रेशन दिखाना चालू किया और इसकी वजह से यहाँ पर व्हाइट कलर आ गया। लेकिन ध्यान रखना दोनों अपना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं होती, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो हुआ, इसने अपना शो किया इसने अपना शो किया। अब जो इस F1 जनरेशन में आप देख पा रहे हैं ब्लैक भी दिख रहा है व्हाइट भी दिख रहा है। अब सोचना क्या ये ब्लैक इस पेरेंट के सिमिलर है और व्हाइट इस पेरेंट, तो यहाँ F1 दोनों के सिमिलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। F1 रिजेंबल विद बोथ पेरेंट, एग्जाम में से पूछेंगे F1 दोनों पेरेंट के सिमिलर है, बताओ किसका केस? कोडोमिनेंस। F1 किसी के सिमिलर नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये बात याद रखना है। अच्छा यहाँ पे बच्चों आप देखो क्या ब्लैक और व्हाइट मिक्स हुए? कोई मिक्सिंग नहीं हुई, मतलब यहाँ किसी भी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बना, कोई मिक्सिंग जैसा नहीं दिखता है। अच्छा इसका 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 एक्सप्रेशन लगाया और इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लगाया। अच्छा ये ब्लैक और व्हाइट यहाँ पे आपको कलर जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे पेचेस की फॉर्म में आ रहा है। ये जो पेचेस की फॉर्म में जो कलर आता है तो इसी कलर को बच्चों स्पेशली कहा जाता है रॉन कलर। रॉन जैसा कोई कलर नहीं होता, पेचेस की फॉर्म में मिला के कहलाता है रॉन। आप लोगों ने बच्चों कभी ऐसी गाय देखी होगी जिसपे ब्लैक कलर और व्हाइट कलर से पेचेस की फॉर्म में होता है? नहीं देखिए तो आज बाहर लिखना बड़ा आसानी दिख जाएगा ना, तो ऐसे ब्लैक कलर रॉन कलर पता ना जर्सी गाय जिनको बोलते हैं ना, तो वो पेचेस की फॉर्म में आती है। ये जो बच्चों रॉन कलर है यहाँ पर बेसिकली एक तरह का मोज़ेक पैटर्न है, इसे आप मोज़ेक पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ कोई ब्लेंडिंग नहीं है, दोनों का एक्सप्रेशन मतलब पैटर्न कैसा आया मोज़ेक। अब मुझे बताओ क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में डिफरेंस है? ध्यान से सुनना, F1 किसी के सिमिलर नहीं जबकि यहाँ F1 दोनों के सिमिलर है, वहाँ इंटरमीडिएट बनते हैं जबकि यहाँ इंटरमीडिएट, वहाँ फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग जैसा दिखता है लेकिन यहाँ कोई ब्लेंडिंग, क्योंकि दोनों ने अपना अपना अलग एक्सप्रेशन शो किया। क्या दोनों डिफरेंस समझ में आया? अब बच्चों F1 समझ में आ गया तो F2 समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे करेंगे सिप मैटिंग। यहाँ बच्चों एनिमल के अंदर सेल्फिंग शब्द नहीं बोला जाता, सेल्फिंग के बजाय क्या लिखते हैं हम? सिप मैटिंग या इनब्रीडिंग भी बोल सकते हो। अच्छा इनब्रीडिंग जब हम करवाते हैं यहाँ B1 B2 का क्रॉस B1 B2 के साथ ही हुआ। अच्छा कितने का चेकरबोर्ड बनेगा? जब बच्चों ये 4 का चेकरबोर्ड बनेगा बताओ क्या क्या आएगा? B1 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 B2 B1 B2 एंड B2 B2। अच्छा यहाँ पर कलर बोलो, बिल्कुल सही, यहाँ तो आ गया ब्लैक, यहाँ बोलो रॉन, यहाँ लास्ट में व्हाइट। अब बताइए ब्लैक कितना? ब्लैक 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 एक, रॉन व्हाइट, फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो। तो क्या यहाँ PRGR अगेन इक्वल आया? ऐसा तीसरी बार हो गया, कहाँ का? टेस्ट क्रॉस इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कोडोमिनेंसी, अरे बात समझे? अच्छा यहाँ तो PRGR की वैल्यू वही इनकम्प्लीट जैसी आई, बिल्कुल सेम रेशियो आता है, बस डिफरेंस क्या समझ गए? और वो डिफरेंस आपको F1 में समझ में आएगा, F2 में तो आपको सब रेशियो वगैरह तो सेम ही दिखेगा। अच्छा ये तो वो एग्जांपल है जो बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने बताया, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये नहीं, आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया ये वाला सेकंड AB ब्लड ग्रुप। आप जानते हो बच्चों टोटल ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, A B AB O। इनमें से जिनका भी ब्लड ग्रुप AB होता है, जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है, बस याद रखना वही कोडोमिनेंसी शो करते हैं, सारे नहीं। जिनका ब्लड ग्रुप AB है वही क्या शो करेंगे? कोडोमिनेंसी। सारे ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंसी शो नहीं करते। अच्छा ये ब्लड ग्रुप को डिटेल में हम आगे समझेंगे, अभी अगली क्लास में मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ेंगे तो वहां यही ब्लड ग्रुप मैं आपको समझाऊंगा। AB ब्लड ग्रुप वाले का जो जीनोटाइप होता है वो IAIB होता है। अच्छा इस IAIB की वजह से होता क्या है? आरबीसी की सरफेस पर इस IA की वजह से यहाँ A एंटीजन बन जाता है और ये IB भी चुप नहीं बैठता है और इसकी वजह से यहाँ पर ये B एंटीजन बना देता है। मुझे बस इतना बताओ इसने एक्सप्रेशन दिखाया या नहीं दिखाया? इसने, बताओ कितने किसने एक्सप्रेशन दिखाया? दोनों एक्सप्रेस तो कोडोमिनेंसी का ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कौन सा ब्लड ग्रुप? AB ब्लड ग्रुप। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आता है थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
अगला एग्जांपल आता है कैरियर, या इसके लिए स्टैंडर्ड शब्द लिखा जाता है ट्रेट ऑफ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो डिजीज है, इसको बच्चों में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पूरी डिटेल समझाऊंगा कि सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। कैरियर के लिए बच्चों यहाँ जो जीनोटाइप आता है वो आता है HbA HbS। इस HbA की वजह से पर्सन में बाइकॉन्केव आरबीसी बनती है और HbS की वजह से सिकल टाइप की आरबीसी बनती है। अब मुझे इतना बताओ, इसने एक्सप्रेशन किया, इसने एक्सप्रेशन बताओ, किसने एक्सप्रेशन लिखा? दोनों ने मतलब। तो कोडोमिनेंस का ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी में ये दो लिखे, तो ये दो बहुत अच्छे से रखा है। सिकल सेल अनीमिया के कैरियर और एबी ब्लड ग्रुप बहुत शो कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का बहुत बड़ा एग्जांपल। क्लियर? अच्छा, ये जो सिकल जानते हो है ना, वो जो काटने में काम में लिया जाता है ना, तो ये सिकल टाइप की यहाँ पे आरबीसी जाती है, इसलिए इसको हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। मैंने अभी आप लोगों को तीन एग्जांपल बताए, कौन कौन से? कॉड कलर इन कैटल्स, हाँ एबी ब्लड ग्रुप और कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया, इन तीनों में से ये दो बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन किसका एग्जांपल बता दोगे? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन, एबी ब्लड ग्रुप, फ्लावर कलर ऑफ पी प्लांट, कंप्लीट डोमिनेंसी। अरे पूरा पढ़ना है ना, वो क्या फ्लावर कलर से काम चलेगा? फ्लावर कलर किसमें? पी प्लांट में, बताओ क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस, साइज ऑफ स्टार्च। सिकल सेल अनीमिया के कैरियर, कॉड कलर इन कैटल, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलस सिरापा। समझ गए ना? तो ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है। F1 दोनों के सिमिलर, एक के सिमिलर, तीनों केस में कौन सा रेशो सेम आया? क्या जीनोटाइप तीनों में सेम आता है? क्योंकि बच्चों तीनों ही केस में चेकरबोर्ड तो 4 का बने। अरे यहाँ भी अब तुम्हें 4 का चेकरबोर्ड, यहाँ भी 4, यहाँ 4, तो क्या जीनोटाइप सेम रहता है? लेकिन फिनोटाइप बदल सकते हैं, क्योंकि बच्चों जब इंटरेक्शन होती है तो उस इंटरेक्शन की वजह से कई बार फिनोटाइप में चेंजेस आ सकते हैं। इवन मैंने तो आपको ये तक बताया था, कई बार एनवायरनमेंट की वजह से भी फिनोटाइप बदल जाते हैं। तो यहाँ तो इंटरेक्शन हो रही है, तो उससे तो ये फिनोटाइप आप देख पा रहे हैं 3:1 के बजाय क्या जाते हैं 1:1 मॉडिफाइड होते हैं। लेकिन कौन सा रेशो नहीं बदलेगा, क्योंकि जो जीनोटाइप तो फिक्स ही रहते हैं, चेकरबोर्ड तो वही बनता है। क्या इन तीनों में डिफरेंस करना है? इसको कहीं पे लिख लो ताकि आपको ये समझ में सब आ जाता है। बस बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इनमें डिफरेंस क्या है। कंप्लीट डोमिनेंस में तो आप जानते हो PR इज नॉट इक्वल टू GR, ये तो होता है 3:1, जबकि ये 1:2:1, तो ये तो है दो। अच्छा, ये टेस्ट को भी आंसर सकता है, तो टेस्ट को मैंने पढ़ा था PR GR इक्वल, तो उसमें इक्वल तो आता है, डायबिट भी तो आता है ना, 1:1:1:1 आता था। लेकिन क्वेश्चन में 1:1 नहीं पूछा है, 1:1 पूछा है। अरे बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब आप लोग इसको भी हटा दीजिए। चलिए, पहला हट गया, चौथा हट गया। अब दोनों में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में यहाँ PR GR की वैल्यू क्या 1:1 आती है? अच्छा मुझे बताइए, अभी हमने पढ़ा कोडोमिनेंस, इसमें भी तो PR GR की वैल्यू 1:1 आती है, लेकिन दोनों में से आंसर तो दोनों सही है, लेकिन हम इसमें टिक करेंगे ओनली सेकंड। सेकंड बच्चों इसलिए टिक करेंगे क्योंकि इसमें क्या किया, मोनो हाइब्रिड मेंशन कर दिया। मोनो हाइब्रिड मेंशन करने से फायदा ये हुआ कि इससे बच्चों ये केवल एक कैरेक्टर की बात कर रहा है, और अगर एक कैरेक्टर लेके आप सोल्व करोगे तो रेशो हमेशा 1:1 ही आएगा। लेकिन बच्चों इसमें क्या किया, कोडोमिनेंसी में ये मेंशन नहीं किया कि एक कैरेक्टर का या दो कैरेक्टर, तो क्या कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मान लीजिए मैं मोनो हाइब्रिड लेवल का लेता मतलब कितना कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लेता तो आंसर यही आता। लेकिन अगर मैं इसमें दो कैरेक्टर लेके चल लेता, यानी डाई हाइब्रिड लेके चल लेता, तो बताओ आंसर 1:2:1, एक के लिए, दूसरे के लिए भी 1:2:1, तो बताओ रेशो तो 1:2:4 1:1:1 आ जाता। अपने को ये रेशो चाहिए 1:1 चाहिए, तो ये 1:1 इसमें तो हमेशा मिलेगा। लेकिन इसमें एक कैरेक्टर लोगों को तो मिल जाएगा, दो कैरेक्टर लोगों को तो नहीं मिलेगा, तो इसमें ज्यादा चांस सेकंड होगा। अच्छा, सेकंड को मैंने बेस्ट क्यों माना? मोनो हाइब्रिड मेंशन कर दिया, जिससे बच्चों फिक्स हो गया कि केवल एक ही कैरेक्टर है। अच्छा, थर्ड में क्या करोगे समझ आया? उसमें ये मेंशन नहीं कि मोनो हाइब्रिड है। अच्छा, मान लीजिए मैंने एक समझदारी दिखाई, सेकंड वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, तो क्या फिर थर्ड ठीक हो जाएगा? तो कई बार हमें ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि सेकंड भी सही था, थर्ड भी सही था, बस सेकंड ज्यादा सही था। आजकल से लैंग्वेज में आता है ना मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो बस वही बात माना कि सेकंड थर्ड दोनों सही है, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट सेकंड, और हम सेकंड के साथ क्यों गए? मोनो हाइब्रिड मेंशन, इस वजह से। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल एलील से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल एलील में बस अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूं कि होता क्या है। ये बच्चों हमारे पास एक जीन है, अभी तक हम पढ़ते आते थे कि एक जीन के ऐसे कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी एलील होते थे वो दो एलील्स, बात नहीं। एक जीन के अगर दो एलील है तो ये बच्चों मल्टीपल नहीं कहलाता है। मल्टीपल एलील तब कहेंगे जब दो से ज्यादा हो जाए, मतलब यहाँ पर जीन तो बच्चों मैंने एक ही रखी। अच्छा, अभी तक एलील मेरे पास एक था, मान लीजिए समझाने के लिए कैपिटल टी ले लिया, एक ले लिया स्मॉल टी, और एक एलील और आ गया टी डैश, बताओ कितने एलील हो गए? जैसे बच्चों ये तीन एलील्स हुए, तो तीन एलील्स होते ही यही केस बन जाएगा मल्टीपल एलील। बताओ, दो था तो मल्टीपल, दो से ज्यादा होते ही मल्टीपल, तो तभी आपसे पूछे मल्टीपल एलील किसे कहते हैं? दो से ज्यादा, दो से ज्यादा आप कितने भी हो सकते हैं, इवन 50 भी हो सकते हैं। तो दो से ज्यादा अगर किसी जीन के एलील ज्यादा हो गए तो समझ जाना मल्टीपल। लेकिन क्वेश्चन आता है ये नया एलील आया कहां से? इसके आने के पीछे एक मात्र रीजन आप जानते भी हो, जब भी इस अर्थ पे नया एलील बना, रीजन एक मात्र म्यूटेशन। तो क्या इस के पीछे एक मात्र रीजन आप जानते भी हो, जब भी इस अर्थ पे नया एलील बना, रीजन एक मात्र म्यूटेशन। तो क्या इस म्यूटेशन की वजह से एलील बना होगा? अब बच्चों ये जो नया एलील बना, ऐसा नहीं कि म्यूटेशन हुआ और नया एलील मान ले। म्यूटेशन होने के बाद भी वो दो शर्तें पूरी करे। एक तो वो हर जनरेशन में दिखाई दे, यानी हर जनरेशन में एक्सप्रेस करे विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। कभी नहीं बोली थी क्या कि 100 में से कम एक में तो नजर आए। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ पॉपुलेशन दिख जाए तो मान लेंगे कि इसका एक नया एलील टी डैश आ चुका। मेरे पास बच्चों अब ये तीन एलील है और मैं चाहता हूं कि इन तीनों की स्टडी करें। तो तीनों की स्टडी करने के लिए मैंने एक किसी पर्सन को बुलाया, मान लीजिए ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। अब इस पर्सन की मैंने यहाँ पर सेल को लिया, इसकी सेल को जब हमने स्टडी करके देखा, इसके अंदर ये क्रोमोसोम 1 मैंने यहाँ दो बार बनाया, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर मान लेते हैं ये क्रोमोसोम 2 है, ये भी मैंने दो बार बनाया। अब बच्चों इसके अंदर मुझे इन एलील्स को बिठाना है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मैंने एक एलील बिठा दिया कैपिटल टी, बताओ क्या स्मॉल टी नीचे होगा? बताओ यहाँ होगा क्या सामने होगा? क्या लोकस भी सेम रखना चाहिए? बताओ इन तीन में से ये बैठ गया, ये बैठ गया, कितने बिठा दिया? अब तीसरे को बिठाना टी डैश। अब सभी बताना क्या टी डैश यहाँ बिठा दूं? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ बिठा दिया तो फिर एलील नहीं, एलील की शर्त है लोकस भी सेम होना चाहिए। चलिए ये एलील नहीं, अच्छा मैं क्या इस यहाँ तो बिठा दूं ना? क्यों? हाँ, एलील के लिए क्रोमोसोम भी होमोलोगस होना चाहिए, ये तो क्रोमोसोम 1 2 हो गया तो यहाँ नहीं बिठा सकते, तो क्या मैं इसको हवा में बिठा दूं? हाँ, एलील बच्चों से हवा में भी नहीं होते, तो मुझे बताओ इसमें फिर टी डैश कहाँ बिठा? तो क्या मुझे इसमें क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा? अगर जैसे मैंने क्रोमोसोम 3 किया, ये तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये डिप्लॉइड के अंदर ये तीन क्रोमोसोम ट्राइसोमी होगी तो बीमार हो गया। तो बताइए इसमें आप एक और क्रोमोसोम भी नहीं लगा सकते। कहने की मेरी बात है, इस तीन में से बताओ कितने एलील बैठ गए? तीसरे को बिठा नहीं सकते, इसलिए नहीं बिठा सकते क्योंकि बच्चों इसको बिठाने की जगह नहीं, क्योंकि तीसरा वाला क्रोमोसोम अपने अंदर मिलता नहीं। तो एलील चाहे 3 है लेकिन पर्सन में ज्यादा से ज्यादा दो ही मिल सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने ये तो राइट हैंड की सेल में चेक किया, लेफ्ट हैंड में चेक करते तो हो सकता है वहां टी डैश मिल जाता है। हाँ, हमारी हर सेल में जीनोटाइप सेम रहता है, जो क्रोमोसोम यहाँ है वो यहाँ भी तो है। तो बताइए इसमें टी डैश फिर कहाँ बिठाओगे? कहीं नहीं। बताओ तीन में से इसके अंदर केवल अगर आपको इस तीसरे को ढूंढना है तो फिर अदर पर्सन में चेक, मतलब यहाँ हो सकता है कि आप किसी सेकंड पर्सन को बुला के लाओ और उसको जब आप चेक करोगे तो उसके क्रोमोसोम में हो सकता है यहाँ ये 1 1 यहाँ ये 2 2। अच्छा, यहाँ पे बच्चों टी वाला क्रोमोसोम 1 पे बैठा है तो इसके अंदर क्रोमोसोम 2 पे बैठेगा, तो सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड पे बैठेगा। हाँ, पर्सन से फर्क नहीं पड़ता। बताइए इसके अंदर किस क्रोमोसोम पे होगा? क्या 1 पे होगा? इसके अंदर भी लोकस भी वही रहेगा, जिस लोकस
ये वही लोकस पे रहेगा। अब मुझे इस टी डैश को बिठाना है, बताओ क्या टी डैश यहाँ बिठा दूं, यहाँ, क्या यहाँ तो बिठा सकते हैं ना। तो बताइए इन तीनों अलील को मुझे देखना है, एक पर्सन में देखेंगे एक से ज्यादा। अगर आप एक से ज्यादा में स्टडी करने लग गए तो यही स्टडी कहलाती है पॉपुलेशन स्टडी। तो मल्टीपल अलील के सबसे मेन कंडीशन पॉपुलेशन स्टडी इज एसेंशियल। मल्टीपल अलील करना है तो पॉपुलेशन स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा पॉपुलेशन स्टडी क्यों जरूरत समझ में आया? क्योंकि एक पर्सन में तो दो ही अलील आ सकते हैं, अगर आपको सारे चेक करना है तो भी पॉपुलेशन लेवल पे जरूर जाना पड़ेगा। बात समझ में? अच्छा यहाँ पर कितने अलील कहाँ हो सकते हैं जरा सोच के बताइएगा। मल्टीपल अलील के केस में मैंने पूछा एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, बताइए एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम अलील कितने आ सकते हैं? बताइए दो से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि बिठाने की जगह बस दो ही। अच्छा फिर मैंने पूछा बच्चों एक गैमीट में कितने आ सकते हैं? हाँ अच्छा गैमीट में एक ही नहीं लाएगा, तो हमने सीखा था गैमीट बनाते टाइम तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा इसमें मान लो टी आ गया तो इसमें तो क्या गैमीट में तो एक ही आएगा ना, क्योंकि गैमीट में तो दोनों में से कोई, तो एक गैमीट में तो एक ही लाएगा। लेकिन बच्चों मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा पॉपुलेशन में बताओ बच्चों क्या तीनों आ जाएंगे? तीनों के बजाय मैं ज्यादा छोड़ बोलूंगा ऑल पॉसिबल, जितने भी सारे मिल जाएंगे। अच्छा मैंने क्वेश्चन दिया एक जीन के मान लीजिए 50 अलील, 50 अलील, बताइए इन 50 में से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है गैमीट में, लेकिन पॉपुलेशन, अरे पॉपुलेशन में तो हम सबके अंदर देखोगे तो 50 को 50 मिल जाएंगे, किसी में दो किसी में दो किसी में दो, ऐसे मैच कराओगे सब में 50 आ जाएंगे। तो पॉपुलेशन में तो सारे संभव। अभी तक बच्चों हम ये जेनेटिक्स में पढ़ते आए कि हमारे पास जब एक जीन के जब हमारे पास दो अलील होते थे, जैसे मैंने एक अलील ले लिया कैपिटल ए या टी ले लेता हूं, एक ले लिया टी एक ले लिया स्मॉल टी, कितने अलील हैं? तो और मैंने कहा बच्चों जीनोटाइप बनाओ, तो ये जो जीनोटाइप आप निकालते थे तो इन दो से कॉम्बिनेशन निकालो, तो मैं कहूंगा तीन जीनोटाइप बन सकते हैं। मतलब इनसे जो जीनोटाइप निकालोगे तो कितने बन जाएंगे? तीन। चाहे तो ऐसे सोचो टी टी आ सकता है और बोलो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ सकता है, और बताइए कितने आ गए? नहीं को बनेगा स्मॉल टी कैपिटल टी, ये तो सेम ही है। तो मुझे बताइए अलील कितने थे? बोलो बोलो। तो जीनोटाइप तीन। अच्छा यहाँ पर मुझे अब आप समझाओ होमोजाइगस जीनोटाइप कितने हैं? क्या होमोजाइगस दो है, बाकी हेटेरोजाइगस कितना है? तो क्या इसमें हेटेरोजाइगस एक है? अब मैंने थोड़ा सा कंडीशन चेंज की, मैंने कहा इस बार बच्चों जीन तो एक ही लेते हैं लेकिन इस बार अलील तीन कर देते हैं, थ्री अलील्स कर देते हैं, एक ले लिया टी एक ले लिया स्मॉल टी एक ले लिया टी डैश। अब बताओ जीनोटाइप कितने? इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, अगर ज्यादा अलील आ जाए तो n n प्लस 1/2 से सोल्व करो, और n यहाँ अलील के नंबर, बताओ कितने अलील है? 3 3 प्लस 1/2 सोल्व करोगे तो आंसर क्या 6 आ जाएंगे? अब बताइए इन 6 को चाहे तो बना भी सकते हो, टी 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 स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, बताओ इन दो से कितने बनते हैं? अब यहाँ टी डैश आ गया, बताओ टी के साथ टी डैश या टी डैश कुछ भी हो सकता है, या टी डैश के साथ स्मॉल टी, बताओ कितने जीनोटाइप? 6। क्वेश्चन मेरा होमोजाइगस की 1 2 क्या होमोजाइगस 3 आ जाएंगे? बताओ हेटेरोजाइगस बचे हुए 3, आप तो सिंपल इतना ध्यान रखो कितने अलील हैं, बोलो बोलो जितने अलील उतने होमोजाइगस। अरे एक टी का हो जाएगा, एक स्मॉल टी हो जाएगा और टी डैश। चलिए अगली बार आंसर देना। मैंने कहा एक जीन के इस बार 4 अलील से, बताओ जीनोटाइप जीनोटाइप, अरे सॉल्व करना है यहाँ पे, क्या 10 आ जाएंगे? अब इन 10 में डायरेक्ट बताओ होमोजाइगस 4, तो बचे हुए 6 हेटेरोजाइगस। अच्छा मैंने कहा एक जीन के इस बार यहाँ पर 5 अलील्स हो गए, सॉल्व करो। अरे वैल्यू पुट करना, क्या 15 आ जाएगा? होमोजाइगस तो रिमेनिंग हेटेरोजाइगस हो जाएगा, कर लो कैसे? तो कहाँ कितने अलील होते हैं इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या मिल गया, जीनोटाइप निकालने के लिए n n + 1/2 से। होमोजाइगस कितने होंगे? जितने अलील है, 2 अलील तो 2 होमोजाइगस, 3 अलील तो 3 होमोजाइगस, 4 अलील तो, बस समझ में? अच्छा ये जो मल्टीपल अलील है क्या ये होमोलोगस पे ही बैठे? मल्टीपल अलील आल्सो लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड लोकस आल्सो सेम। एक बार नीट में क्वेश्चन आया, मल्टीपल अलील्स आर लोकेटेड सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अरे लोकस भी क्या रहेगा यहाँ पर? सेम। क्या बात समझ में? बताओ मल्टीपल अलील किसकी वजह से बनता है? मल्टीपल अलील कहाँ बैठा है? सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मल्टीपल अलील क्या एक पर्सन में सारे मिलते हैं? एक पर्सन में तो फिर सारे स्टडी कैसे करें? पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, और फॉर्मूला यहाँ जीनोटाइप का n n + 1/2 से निकाल। अब इनके क्या स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा मैं, चाहे तो बच्चों आप इसको नोट करना चाहो तो इसको कर लीजिएगा, अगली क्लास में हम इनके एग्जांपल मल्टीपल अलील का एग्जांपल, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। आप सभी जानते हैं टोटल ब्लड ग्रुप जो 4 होते हैं उन पूरे सिस्टम को मिला के हम कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो बच्चों ABO ब्लड ग्रुप है याद रखना, ये मल्टीपल अलील का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो इसको डिस्कवर करने का काम कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था। तो कार्ल लैंडस्टाइनर साइंटिस्ट, इन्होंने बच्चों ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवरी की थी। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करना है तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पांसिबल होगी, और इसको कंट्रोल बाय जिस स्पेशल जीन से किया जाता है उसका नाम है आई जीन। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन रिस्पांसिबल है, क्या नाम है उसका? आई जीन। ये आई जीन हम सबके अंदर प्रेजेंट है, और हमारे अंदर ये जीन क्या किसी न किसी क्रोमोसोम पे होगी? हमारे अंदर ये जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर है। इस क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर यहाँ पर ये बच्चों आई जीन लोकेटेड होती है। आई जीन करती क्या है? अच्छा इस आई जीन का काम ये होता है कि ये अटैच करती है, अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये बच्चों आरबीसी की सरफेस के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल को अटैच करने का काम आई जीन करती है। आई जीन से याद रखना क्या अटैच किया जाता है? शुगर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी होती है आप सभी जानते हैं ये आरबीसी है, तो इस आरबीसी की ऐसी सरफेस पर बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ यहाँ बच्चों से शुगर को जोड़ने का काम, ऐसे शुगर को जोड़ने का काम यही आई जीन करती है। तो आई जीन की मदद से क्या जोड़ा जाता है? शुगर। अच्छा ये जो आई जीन है, इस आई जीन के यहाँ पर 3 अलील्स हो सकते हैं। अच्छा जीन कितनी है? एक, लेकिन अलील कितने? एक जीन के ज्यादा अलील, मल्टीपल अलील। और यहाँ पर जो 3 अलील होते हैं, इन 3 अलील में जैसे एक अलील यहाँ आ जाता है आई ए अलील, एक होता है आई बी अलील, और एक होता है स्मॉल आई अलील, या इसको आई नॉट से लिखते थे। अच्छा आई ए और आई बी ये अलील भी यहाँ पर है डोमिनेंट, आई बी भी है डोमिनेंट, और स्मॉल आई अलील की बात करें तो ये रिसेसिव। बताओ कितने अलील है? 3 में से 2 डोमिनेंट, कौन कौन? अच्छा आई ए इससे भी बच्चों शुगर का फॉर्मेशन होगा, आई ए से शुगर का फॉर्मेशन होगा, आई बी से शुगर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन स्मॉल आई से इससे बच्चों किसी भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता। कौन सा अलील शुगर नहीं बनाता? स्मॉल आई। यहाँ पर अगर स्मॉल आई अलील आ गया ना तो बाहर की तरफ से शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता। अब आई ए और आई बी से जो शुगर बनती है ये दोनों बच्चों शुगर सेम नहीं होती है, मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर का फॉर्मेशन करती है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर बनाती है। मतलब ये शुगर और ये शुगर सिमिलर नहीं है, अगर सिमिलर ही बनाते तो फिर अलील सेम ही होता। बताओ क्या अलील अलग अलग है? इसका मतलब शुगर जो बनेगी वो भी अलग अलग होती है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो अलील होते हैं इन्हीं अलील की मदद से टोटल ब्लड ग्रुप 4 डिसाइड होते हैं। मेरे ख्याल से चारों ब्लड ग्रुप के नाम आप जानते हैं। इन चारों ब्लड ग्रुप के अंदर कितने एंटीजन होते हैं? तो इनके अंदर बच्चों केवल 2 एंटीजन, 4 एंटीजन कितने होते हैं? 2। इसे बच्चों आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, जैसे जिनका भी ब्लड ग्रुप ए होता है तो उनके आरबीसी के ऊपर ऐसे ए एंटीजन लगा होता है। अगर आरबीसी के ऊपर ऐसे ए एंटीजन लगा है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर बच्चों आरबीसी के ऊपर ऐसा बी एंटीजन लगा है तो बी ब्लड ग्रुप। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। बताओ एंटीजन कौन सा? तो ब्लड ग्रुप। अच्छा एंटीजन ए तो ए, मान लो दोनों आ गए तो, दोनों आ गए तो, और दोनों ना हो तो देखा जाए एंटीजन बस दो ही है। बताओ कौन कौन से एंटीजन है? ए और बी, तो इसमें बच्चों बस दो ही एंटीजन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब मान लो ये ए एंटीजन है, ये बी एंटीजन है, तो इनमें डिफरेंस किस बात का?
तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो आता है वो बच्चों इस टर्मिनल शुगर का आता है। यहाँ पर ये सारा पार्ट सब कुछ सेम रहता है, ये जो एंड का पार्ट है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये बच्चों बस यहाँ थोड़ा अलग होता है, और इसमें भी ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये अलग रहता है। बाकी ये सब पार्ट कैसा रहता है सेम, केवल टर्मिनल शुगर वेरी करती है, और उसी टर्मिनल शुगर को कंट्रोल करने का काम ही करती है आईजी। अब बच्चों यहाँ पर ये शुगर कैसे कंट्रोल होती है, कैसे एलिल यहाँ काम करते हैं, इसके मान लीजिए बच्चों ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर आरबीसी को ही ड्रॉ किया है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आरबीसी एक सेल ही है। अच्छा, इस सेल के अंदर क्या मेम्ब्रेन होगी? सेल में मेम्ब्रेन में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि इसमें फॉस्फोलिपिड की क्या बाइलेयर होती है, उसमें हेड हमेशा बाहर की तरफ, टेल हमेशा अंदर की तरफ, तो ऐसे बच्चों फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। अच्छा, यहाँ पर इसी तरह बाहर की तरफ ही यहाँ पे बच्चों ऐसे स्पेशली शुगर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। शायद आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर याद हो, तो आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन में जब भी शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये शुगर जैसे हम ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, ये शुगर हमेशा बाहर की तरफ होती है, कभी भी मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नहीं होती, शुगर हमेशा बाहर की तरफ यहाँ पर से शुगर लगी होती है। अच्छा, ब्लड ग्रुप टोटल कितने हैं? टोटल 4 ब्लड ग्रुप टोटल, चारों ही ब्लड ग्रुप में ये शुगर कॉमन होती है। ये जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से जो शुगर बनाई है, हर ब्लड ग्रुप में मिलेगी, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ओ बी हो, या चाहे बच्चों वहां पर ए बी आ जाए, कोई भी ब्लड ग्रुप हो। यहाँ बच्चों आपको समझाने के लिए जैसे ये मैंने एक आरबीसी और ड्रॉ की है। अच्छा, इस आरबीसी के अंदर भी आप देखोगे यहाँ पर भी ऐसे ये शुगर का मॉलिक्यूल तो सबके अंदर कॉमन ही है, ये इतना जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है ये सबके अंदर कॉमन है। इसी तरह से मैंने एक आरबीसी और बनाई है, इसके अंदर भी बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पर ये पार्ट सबके अंदर कॉमन होगा। इसी तरह से मैंने एक आरबीसी और बनाई है, यहाँ पर भी आप देखोगे ये पार्ट सबके अंदर यहाँ पर कॉमन होगा। ये तो ऐसा पार्ट है जो सबके अंदर कॉमन है। अच्छा, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये क्या? शुगर, और ये शुगर कौन से आरबीसी पे? सब तरह के, कोई भी पर्सन सबके अंदर कंपल्सरी मिलेगा। अब जो होता क्या है, आप लोगों को शायद याद हो कि जब आरबीसी इमेच्योर होती है, जब इमेच्योर होती है क्या उसमें न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस कब बढ़ता है? जब उसमें मैच्योरिटी आती है। क्या इमेच्योर में न्यूक्लियस होता है? तो बताओ, अगर ये इमेच्योर है तो इसमें न्यूक्लियस क्रोमोसोम होंगे, इसमें बच्चों सारे क्रोमोसोम होंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए केवल 9 क्रोमोसोम बनाए। अच्छा, 9 को ही हम ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमारी जो रिस्पेक्टिव जीन कौन सी आई जीन है। अच्छा, मेरे अंदर क्रोमोसोम 9 पर ब्लड ग्रुप की जीन है, आपके अंदर, और मैं तो कहूंगा आप ही नहीं, हाँ, इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चेक कर लो, हर पर्सन के अंदर आई जीन कहाँ बैठी? अच्छा, मैंने 9 दो बार क्यों बनाया? हम सभी जानते हैं हमारी सेल डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड है तो उसमें एक जैसे 2 क्रोमोसोम होंगे। अब बच्चों यहाँ पर समझाने के लिए इस आई जीन के मुझे बताओ कितने अलील नेचर में? आई ए, आई बी, स्मॉल आई, आई नोट, आप देख सकते हैं 3 अलील थे। अब बच्चों यहाँ सिखाने के लिए हो सकता है इस पर्सन के अंदर आरबीसी पर आई ए अलील है, इसकी सेल में आई अलील। अच्छा, आई ए डोमिनेंट होता है रिसेसिव, डोमिनेंट है तो आरएनए बनेगा, प्रोटीन, प्रोटीन को अच्छे से बोले तो एंजाइम। अच्छा, ए अलील समझाने के लिए मैंने इसको एंजाइम का नाम भी ए दे दिया। अब ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ जाकर सबसे एंड में, ये शुगर तो सब में थी, एंड में बच्चों इसने क्या किया, एक शुगर और एक्स्ट्रा जोड़ी, मतलब एक्स्ट्रा शुगर यहाँ पर इसने बाइंड करा। ये जो एक्स्ट्रा शुगर यहाँ पे जोड़ी गई है, इस एक्स्ट्रा शुगर का नाम होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। ये जो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा शुगर जोड़ी, और इस एक्स्ट्रा शुगर को जोड़ने में कौन सा अलील था? बताओ, आईएस अल्टीमेटली क्या बना? और उसी एंजाइम ने एक्स्ट्रा शुगर जोड़ी, और जैसे बच्चों ये एक्स्ट्रा शुगर जुड़ी तो अब ये टोटल शुगर मिलकर यहाँ बना देती है एक स्पेशल एंटीजन, और उस एंटीजन का नाम हो गया ए। अच्छा, ए एंटीजन तभी बनेगा जब ये शुगर लगी। अच्छा, जैसे ये शुगर लगी, बताओ एंटीजन कौन सा बन गया? और जिसमें ये एंटीजन ए होता है, जिसके अंदर भी एंटीजन ए होता है, उसी पर्सन का फाइनली जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। सीधी सी बात है, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। बताओ एंटीजन कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप। अब बच्चों इस बार मैंने क्या किया, इस पर्सन के अंदर फिर से ये क्रोमोसोम नंबर 9 को बनाया। अच्छा, 9 क्या दो बार होते हैं? यहाँ समझाने के लिए इस बार अलील ले लिया मैंने आई बी। बताओ यहाँ क्या था? यहाँ, अब बताइए आई बी अलील है, डोमिनेंट रिसेसिव, सब बताएंगे आरएनए, प्रोटीन। अच्छा, क्या यहाँ पर भी एंजाइम बनेगा? बस इतना समझाओ, ए बनेगा या दूसरा? हाँ, और दूसरे का नाम दे दिया। अच्छा, इस बार एंजाइम अलग क्यों बना? जी नहीं, अलील अलग है। क्या कहेंगे बच्चों? अलील। क्या यहाँ अलील अलग था? अब बच्चों ये जो एंजाइम है ये भी चुप के बैठेगा, और ये भी क्या शुगर जोड़ेगा? बस मुझे इतना समझा दो, यहाँ जो शुगर जुड़ेगी क्या ये सेम जुड़ेगी या डिफरेंट? बताओ डिफरेंट क्यों जुड़ेगी? एंजाइम अलग है, और एंजाइम अलग क्यों है? अलील अलग था, तो समझ आ रहा है? अब बच्चों यहाँ जो शुगर, ये एक्स्ट्रा शुगर जो यहाँ पर आकर जुड़ी है, इस एक्स्ट्रा शुगर का नाम यहाँ होता है ओनली गैलेक्टोज। यहाँ बच्चों केवल गैलेक्टोज होता है, जबकि यहाँ क्या था? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, जबकि ये केवल। अब यहाँ देखिएगा, जैसे ये शुगर का मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा, अब जुड़ते ही ये अगेन इसी को बच्चों हम नाम दे देंगे एंटीजन। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुझे इसे एंटीजन ए कहना चाहिए? बताओ, इस बार इसको दूसरा नाम बी क्यों दिया? बस इतना बता दो, ये बी नाम क्यों देना पड़ा? जो शुगर है वो अलग है। अच्छा, यही शुगर होती तो हम ए तो बोलते, क्या इस बार शुगर बदल गई तो एंटीजन का नाम भी बदल गया। अच्छा, एंटीजन अगर बी आ गया, जिस भी पर्सन के अंदर ये एंटीजन बी है, बताओ इसका फाइनल ब्लड ग्रुप, तो क्या ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इस बार बच्चों मैंने क्या किया, फिर से पर्सन के अंदर वही क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर 9 को लिया, लेकिन इस 9 पर इस बार मैंने क्या किया, यहाँ जो अलील लिया वो रिसेसिव अलील, दोनों तरफ रिसेसिव अलील। अच्छा, रिसेसिव अलील सभी जानते हैं, रिसेसिव अलील वो अलील होता है जिससे या तो एंजाइम बनेगा नहीं, या बनेगा तो नॉन फंक्शनल। क्या जानते हो आप? या तो एंजाइम, या बनेगा तो। अच्छा, मान लीजिए अगर ये एंजाइम नॉन फंक्शनल है, सोच के जवाब देना। बताइए यहाँ पर कौन सी शुगर जुड़ेगी? क्या गैलेक्टोज जुड़ेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन? तो अब यहाँ पर जब शुगर ही बाइंड नहीं हो पाई, एक्स्ट्रा शुगर ये तो रहेगी, मैंने क्या कहा, ये तो रहेगी। आई का काम मुझे बताना, क्या आई का काम इस ब्लू कलर की शुगर बनाना है? नहीं, इसको बनाने का काम तो दूसरी चीज करती है। यहाँ आई का काम तो ये टर्मिनल शुगर बनाने का है। बताइए, यहाँ पर आई डोमिनेंट रिसेसिव, तो ये शुगर तो रहेगी, लेकिन एंड वाली नहीं जुड़ पाई। अच्छा, अब बताओ, जब एंड की शुगर नहीं जुड़ पाई तो यहाँ एंटीजन, सोच के जवाब देना, ए बन पाया, बी बन पाया, तो ए बी में से कौन सा बना? इस बार शुगर ही नहीं जुड़ी तो एंटीजन नहीं बन पाया, मतलब मैं लिखूंगा एंटीजन एब्सेंट। अरे बात समझ में? अच्छा, यहाँ जब एंटीजन ही नहीं है तो इसी वजह से पर्सन का जो ब्लड ग्रुप बनेगा फाइनली ओ। अच्छा, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है समझ में? बताओ, एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाया? शुगर नहीं जुड़ पाई। बताओ शुगर क्यों नहीं जुड़ पाई? एंजाइम नहीं बन पाया, क्यों? रिसेसिव वाली। आपको समझ आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए, इस बार बच्चों मैंने क्या किया, अगेन क्रोमोसोम नंबर 9 को लिया, और यहाँ पर जो अलील इस बार लिया है, एक अलील ले लिया इस पर आई ए, और एक पर ले लिया आई बी। कैसे संभव है? बिल्कुल, दो ले, 3 में से कितने ले सकते? बताओ, यहाँ दोनों कौन से? आई ए आई बी कैसे मिल सकता है? अब सभी आप बताएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा, अब आप जानते हो। बताओ, आई ए है एंजाइम, बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ए बनेगा? एंजाइम बनेगा तो टर्मिनल शुगर कौन सी? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो बताइए इससे एंटीजन बनेगा या नहीं बनेगा? कौन सा? वेरी गुड। अब बच्चों ये आई बी है तो क्या ये भी चुप नहीं बैठेगा? क्या इससे भी एंजाइम बनेगा? इस बार एंजाइम जो बना उसने क्या शुगर जोड़ी, कौन सी? गैलेक्टोज जुड़ती। अब आप बताओ बच्चों, इस बार एंटीजन कौन सा? क्या इस बार एंटीजन बी बन गया? बताओ, इस पर्सन के आरबीसी पे कौन कौन से एंटीजन? क्या ए और बी दोनों दिख रहे हैं? जब दोनों एंटीजन तो ब्लड ग्रुप भी दोनों के हिसाब से नाम दे देंगे, ए बी। समझ आया? कुल दो ले, 3 में से कितने ले मिल सकते? बताओ, यहाँ दोनों कौन से? आई ए आई बी कैसा मिल सकता है? अब सभी आप बताएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा, अब आप जानते हो। बताओ, आई ए है एंजाइम, बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ए बनेगा? एंजाइम बनेगा तो टर्मिनल शुगर कौन सी? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो बताइए इससे एंटीजन बनेगा या नहीं बनेगा? कौन सा? वेरी गुड। अब बच्चों ये आई बी है तो क्या ये भी चुप
नहीं बैठेगा। क्या इससे भी एंजाइम बनेगा? इस बार एंजाइम जो बना उसने क्या शुगर जोड़ी? कौन सी? गैलेक्टोज जुड़ गई। अब आप बताओ बच्चों, इस बार एंटीजन कौन सा? क्या इस बार एंटीजन बी बन गया? बताओ इस पर्सन के आरबीसी पे कौन कौन से एंटीजन? क्या ए और बी दोनों दिख रहे हैं? जब दोनों एंटीजन तो ब्लड ग्रुप भी दोनों के हिसाब से नाम दे देंगे ए बी। समझ आया? अच्छा मुझे एक बात अब सुनो, सभी सुनो, सर यहाँ पर इसने एक्सप्रेशन दिखाया या नहीं दिखाया? इसने किसने एक्सप्रेस किया? दोनों कोडोमिनेंसी। तो क्या यहाँ पर कोडोमिनेंसी देखने को मिलेगी? कौन से ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंसी है? हाँ, लास्ट क्लास में बात हमने सीखी थी। मैंने आपसे कहा था कि कोडोमिनेंसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है एबी ब्लड ग्रुप, सारे नहीं, ओनली एबी। और एबी में कोडोमिनेंसी क्यों है समझ गए? क्योंकि दोनों ने एक्सप्रेशन दिखाया तो कोडोमिनेंसी आती है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात अच्छे से जानिएगा, यहाँ पर इस पर्सन के अंदर जैसे एक क्रोमोसोम 9 पर तो आई एलील है, सपोज करो इस दूसरे वाले पर भी आई ए ही है, बताओ ब्लड ग्रुप। हाँ, क्योंकि इस आई ए से भी एंजाइम यही बनेगा और एंजाइम यही बनेगा तो ब्लड ग्रुप तो यही बनेगा। चलिए थोड़ा चेंज किया, इस बार मैंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ तो आई ए रखा, यहाँ स्मॉल आई कर दिया। अब बोलो तो इस बार भी यही बनेगा क्योंकि ये वाला तो डोमिनेंट है ना, तो इससे तो एंजाइम और एंजाइम बनेगा तो शुगर छूट जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ काम नहीं करेगा लेकिन इसने काम किया। दोनों एक्सप्रेस हुए या एक? दो एक का एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंस या कोडोमिनेंस। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है? तो क्या यहाँ डोमिनेंस देखने को मिली? अब फिर आप लोग बताइएगा, यहाँ पे बच्चों मान लीजिए स्मॉल आई मैंने अली ले लिया, अच्छा स्मॉल आई ले लिया तो क्या आई भी फिर एक्सप्रेस होगा? बताओ क्या शो होगी? तो क्या इसमें भी डोमिनेंस देखने को मिलेगी? अच्छा यहाँ तो दोनों जगह स्मॉल आई है तो कुछ नहीं, डोमिनेंस तो तब लगती है जब अलील हेटेरोजाइगस। अरे बात समझ रहे हैं? कौन से ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस आती है? ए और बी, और ए और बी में भी तभी आती है जब जीनोटाइप आई ए स्मॉल आई, और बी में तब आएगी आई बी स्मॉल आई। अरे बात समझ में आई? और कोडोमिनेंस कब आती है? ए बी ब्लड ग्रुप पर जब जीनोटाइप आई आई बी। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर कितने अलील है? सोचो सोचो, तीन, लेकिन एक पर्सन में तीनों के तीनों मिल गए, एक पर्सन में। अच्छा तीनों क्यों नहीं मिल रहे? हाँ, बिठाने की जगह नहीं है क्योंकि एक पर्सन में तो मैक्सिमम दो ही मिल सकते हैं। अरे कुछ समझ रहे हैं? तो लास्ट क्लास में कहा था कि तीनों के तीनों कभी मिल सकते हैं, तीन में से एट ए टाइम तो कोई दो। एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन में बहुत साल पहले आया था, उसमें कहा था कि जब भी हम ब्लड ग्रुप लिखते हैं ए बी सी सिस्टम लिखते हैं, हम ए बी सॉरी हम जब भी सिस्टम लिखते हैं ए बी ओ लिखते हैं, ए बी सी क्यों नहीं लिखते? अच्छा ये ए क्या चीज शो करता है? ए का मतलब होता है ए एंटीजन, बी का मतलब अगर मैं सी लिखता तो जब सी एंटीजन तो होता ही नहीं है, तो हमने ए बी ओ क्यों लिखा? ए का मतलब ए एंटीजन, बी का मतलब बी एंटीजन, ओ का मतलब, तो ये ओ क्या एब्सेंट को बताता है? तो जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें आरबीसी एब्सेंट होती है। क्या बोला एब्सेंट? हाँ, आरबीसी एब्सेंट नहीं, एंटीजन एब्सेंट है। अरे आरबीसी एब्सेंट तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना? तो ध्यान रखना उसमें क्या एब्सेंट होता है। अच्छा यहाँ पर मुझे बताइए इस ए पर्सन वाले ब्लड ग्रुप में क्या शुगर होती है? बी में, ओ में? हाँ, क्या और ब्लड ग्रुप वाले में शुगर नहीं होती? होती है, बस वो टर्मिनल नहीं होती। तो ये नहीं सोचना कि सर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है हम तो मीठे नहीं है ना? तो मीठे सभी है ना? ए बी अभी सब मीठे है, बस ये ध्यान रखना इसमें कौन सी शुगर नहीं है? टर्मिनल शुगर नहीं। अच्छा टर्मिनल शुगर क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि अलील रिसेसिव था। अरे बात में एंजाइम नहीं बन पाया। अच्छा एक बात तो यहाँ बताइए, इससे जो आई जीन का काम, क्या सुनो, आई जीन का काम क्या दिख रहा है? आई जीन कर क्या रही है? क्या शुगर को अटैच करने का काम करिए? तो आई जीन का ही काम है टर्मिनल शुगर को क्या करना, अटैच। आई ए और आई बी से जो शुगर बनती है सेम या डिफरेंट? आपको मैं भी आपको थोड़ा ये समझाता हूं, एनसीईआरटी में सब लिखा है आई ए आई बी से शुगर बनती है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर बनती है, लेकिन स्मॉल आई से शुगर का फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि रिसेसिव वाली है ना? अब बच्चों आप लोग इसको बना भी लो ताकि आपको इजी हो जाए। तो पूरे सिस्टम में दो एंटीजन होते हैं। इन एंटीजन में बच्चों एक होता है ए एंटीजन और एक होता है बी एंटीजन। अच्छा ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने एंटीजन है? दो, ए एंटीजन और इन एंटीजन को अगर हमें किल करना है तो इसके लिए बच्चों चाहिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो होती है, एक होती है स्मॉल ए और एक होती है स्मॉल बी। एंटीबॉडी की खास बात ये होती है कि बड़ी स्पेसिफिक होती है। अच्छा ये ए एंटीबॉडी हमेशा इस ए एंटीजन पे ही अटैक करेगी और इसको बच्चों जब इसके ऊपर ये अटैक करेगी तो इसका कर देती है एग्लूटिनेशन, नाम सुना होगा? ये इसका एग्लूटिनाइजेशन कर देती है और उसी की वजह से ये इस आरबीसी को खत्म कर देगी। लेकिन बताओ ए वाला बी पर अटैक, इसी तरह से बताइए यहाँ ए वाली क्या ए के लिए स्पेसिफिक थी? तो सिमिलरली बी वाली अच्छा बी पर अटैक करेगा नहीं करेगा? सेम वाला सेम पे अटैक करेगा और जैसे बी पे अटैक करेगा क्या इसका एग्लूटिनेशन कर देगा? लेकिन मैंने कहा बी वाला ए पर अटैक, तो ए एंटीबॉडी ए पर अटैक करती है और बी वाली बी पर अटैक करती है। समझाने के लिए बच्चों मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है, यहाँ इस पर्सन का ब्लड ग्रुप मैंने कहा ए है। अच्छा ए ब्लड ग्रुप है तो आप ये बताओ बच्चों जीनोटाइप ब्लड ग्रुप है तो इसमें आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन? ए। अब मुझे यहाँ पर बच्चों एंटीबॉडी बिठानी है, तो एंटीबॉडी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या दोनों रखें? हाँ दोनों रखें, ये ए रखें तो फिर क्या बी रखें? अच्छा ए क्यों नहीं रखते? ए रखते तो मजा आता। अगर बच्चों ए रखते तो इस ए के ब्लड को खत्म कर देती, मतलब ये सर्वाइव नहीं कर देती। तो बताओ इसके अंदर कभी भी ए नहीं रखी जाती। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो जिनका भी ब्लड ग्रुप ए है समझ जाना उसमें एंटीबॉडी बी रखनी होती है। अच्छा अपोजिट एंटीबॉडी रखनी होती है। ए क्यों नहीं रखते समझ आया? क्योंकि ए रखते तो खुद के ब्लड को मार देती। ये बी रखने का फायदा ये है कि मान लीजिए कभी गलती से इसमें बी ब्लड ग्रुप आ जाए, बी ब्लड ग्रुप आ जाए तो ये उससे लड़ाई करने के लिए चाहिए कि गलत ब्लड इसके अंदर ट्रांसमिट ना हो जाए। इसलिए बच्चों हमेशा एंटीबॉडी कौन सी रखनी होती है? अपोजिट। अब मुझे बताइए इस वाले केस के अंदर, यहाँ वाले केस के अंदर बताओ आई ए है कौन सा एंटीजन बनेगा? बोलो क्या आई में एंटीजन बनेगा? वेरी गुड। अब बताइए इस आई ए स्मॉल आई में क्या इसमें भी यही बनेगा? अच्छा यहाँ पर दोनों एक्सप्रेस होंगे एक, क्या शो कर रहे हैं? तो क्या यहाँ डोमिनेंस दिख रही है? यहाँ पर बताइए एंटीजन कौन सा बना? जैसा एंटीजन वैसा, तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी का हमेशा अपोजिट रखनी है। चलिए अगला केस लेते हैं। इस वाले केस में अब आप लोग बताइए, बताओ यहाँ पर एंटीजन क्या रखे? आई बी तब बी और आई बी स्मॉल आई तब बी। अच्छा यहाँ पर अगर बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी ए क्यों अपोजिट? क्या अपोजिट रखना जरूरी है? अच्छा जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं, क्या क्या? आई बी स्मॉल आई। अच्छा ए वाले के कितने हो सकते हैं? तो मतलब आप में से जिनका भी ब्लड ग्रुप ए है आप सोचोगे कि आपके जीनोटाइप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इस बार मैंने ब्लड ग्रुप ले लिया ए बी आई बी वाला, बताइए इससे कौन सा एलील बनेगा? ए ए एंटीजन बन गया और इससे बी, बताइए किसने एक्सप्रेशन दिखाया? दोनों एक्सप्रेस हो तो वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी बताइएगा एंटीजन कौन से बने? क्या ए एंड बी दोनों एंटीजन है? बताइए ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा? अब समझना जिन ब्लड पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है क्या उसमें दोनों एंटीजन है? तो क्या एंटीबॉडी दोनों रखें? डबल हो जाएगा। हाँ अगर बच्चों दोनों एंटीबॉडी रखी तो ये इसके ब्लड ग्रुप निपटा देगा। तो इसमें एंटीबॉडी फिर ए रखेंगे तो ए को हटा देगा, बी को हटा देगा, तो कौन सा रखें? तो क्या इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है? यस, यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि इस केस में एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी, यहाँ बच्चों आपको कोई एंटीबॉडी दिखाई नहीं देती। अच्छा जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं बनती, देखो तो आपने एंटीबॉडी एब्सेंट। हाँ ये ध्यान रखना एंटीबॉडी सारी बनती है, बस ये एंटीबॉडी जो एब्सेंट में लिखी ना ये ए एंड बी, मतलब ये जो ब्लड ग्रुप वाली है ए बी ये एब्सेंट। ऐसा नहीं सोचना कि एंटीबॉडी नहीं बनती, अगर बच्चों बिल्कुल एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया निपटा देंगे। तो ध्यान रखना बाकी सब एंटीबॉडी बनेगी किसको छोड़ के? ए और बी तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। अच्छा इस केस में स्मॉल आई में बताओ क्या ए एंटीजन बनेगा? बी बनेगा? इस बार कौन सा एंटीजन बना? तो क्या यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट है?
अगर बच्चों एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप ओ। अब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप मान लीजिए सिखाने के लिए मैंने कहा ओ है, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो कोई नहीं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी, इसका डिफेंस सबसे तगड़ा है, सबसे मजबूत है। अगर ए ब्लड आ जाए तो उसे निपटने के लिए ए चाहिए, बी ब्लड आ जाए तो उसे निपटने के लिए बी, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी बैठी है। यस, यहाँ पे बच्चों दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट रहे। अब जब यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि आसान आसान सी बातें पूछते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन आएगा, जिन पर्सन की आरबीसी पर दोनों एंटीजन लगे हैं, बताओ ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन लगे हैं, क्या ब्लड ग्रुप ए भी आ जाएगा? ऐसे पूछेंगे। जिन पर्सन के अंदर दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है, अरे तभी अभी आएगा, दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है तभी तो भी आएगा। बस बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं, मतलब आप लोग को लाइन ढंग से पढ़नी। फिर से पूछता हूँ, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है, अब बताना, दोनों एंटीजन एब्सेंट है, दोनों एंटीजन एब्सेंट है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, हाँ दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है तभी ओ। बात समझना ठीक? तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा गलती करते हैं, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, अरे बात समझ में? चलिए एक बात तो यहाँ समझिएगा, मान लीजिए सिखाने के लिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप मैंने कहा ए है, अच्छा ए ब्लड ग्रुप है तो आप बताओ कौन सा एंटीजन है, क्या ए एंटीजन होगा? बताओ एंटीबॉडी। अच्छा लड़ने का काम कौन करती है? क्या डिफेंस के लिए एंटीबॉडी चाहिए? तो इसमें एंटीबॉडी बी बैठी। अब तो मान लीजिए इस पर्सन में कुछ ब्लड की कमी हो गई, ब्लड की कमी हो गई तो हमें एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करना है, एनीमिक पर्सन है, ब्लड पहुंचाना है। ब्लड पहुंचाने के लिए मेरे पास चार ऑप्शन है, या तो इसमें ए ब्लड पहुंचा सकते हो, या बी पहुंचा सकते हो, या ए बी पहुंचा सकते हो, या ओ पहुंचा सकते हो। अगर बच्चों ए है तो एंटीजन कौन सा? ए। अगर बी है तो बी, ए बी है तो क्या ए और बी दोनों है? अच्छा ओ पर एंटीजन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लड़ाई करने वाला कौन है, तो आपको इसको देखना है। बताइए मैंने ये ए ब्लड सप्लाई किया, सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि इस बी को ए से मतलब नहीं। बताओ बी किस पे अटैक करता है, तो बताइए ये वाला केस सक्सेस होगा। अब मैंने ये ब्लड यहाँ सप्लाई किया, बताइए यहाँ पर कौन सा एंटीजन आया? जैसे बी ने बी को देखा, क्या इसका एग्लूटिनेशन कर देगा? तो बी ने बी को देखते इसको पड़ेगा चाटा। अच्छा इसको चाटा पड़ा तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, चाटा पड़ने का मतलब एग्लूटिनेशन। बताओ ये सक्सेस क्यों? इस बार तो यहाँ ए है ना, लेकिन बी भी है, जैसे बी ने बी को देखा चाटा तो ये भी सक्सेस। बताओ ये वाला सक्सेस, क्योंकि बी ने किसी को नहीं देखा, क्योंकि यहाँ एंटीजन ही नहीं। अब बताओ क्या ये वाला सक्सेस हो सकता है? तो मेरा क्वेश्चन, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, बताओ इसमें कौन कौन से ब्लड की सप्लाई हो सकती है? ए का तो जैसे सेम वाले को सेम तो पहुंच जाता, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा ओ हो, तो हम ये कह सकते हैं ए वाले के अंदर ए ब्लड तो पहुंचा सकते हो, एक्स्ट्रा यहाँ पर ओ ब्लड भी यहाँ पर सप्लाई कर सकते हो। अब बच्चों कहानी थोड़ी बदलते हैं, इस बार बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर पर्सन का जो ब्लड ग्रुप लिया ये बी रही। अच्छा बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी, बताओ इस बार लड़ाई कौन करेगा? बताइए ये वाला सक्सेस, क्योंकि ए ने ए को देखा चाटा। बताइए ये सक्सेस, क्योंकि इस ए को बी से मतलब नहीं है। बताओ ये वाला सक्सेस, क्योंकि ए ने ए को देखते ही चाटा। बताइए ए ने किसी को नहीं देखा तो क्या ये सक्सेस हो जाएगा? जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, बताओ किस किस से लिया? बी से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है और ओ से, तो बी वाला पर्सन एक तो खुद का ब्लड एक्सेप्ट कर ही सकता है सेम वाला टाइप का, और एक्स्ट्रा ओ से भी ले सकते हैं। चलिए अगला केस लेते हैं ए बी। अगर मैंने ए बी ब्लड ग्रुप लिया, अब सब बताना इस बार एंटीबॉडी कौन सी? ए बी वाले में एंटीबॉडी। अब बताओ यहाँ लड़ने वाला कौन है? क्या कोई लड़ाई करने वाला नहीं है? मतलब यहाँ लड़ने के लिए कोई नहीं है, तो फिर सब आने दो। बताइए ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा, ओ। अच्छा सारे ब्लड यहाँ आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ डिफेंस के लिए एंटीबॉडी नहीं। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इस ए बी ने बताइए क्या ए बी का ब्लड एक्सेप्ट किया? ए से भी एक्सेप्ट किया, ओ से भी एक्सेप्ट किया, बी से भी एक्सेप्ट किया, किन किन से ब्लड एक्सेप्ट किया? ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको लिखा भी जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? अब मैं ऑप्शन लेता हूँ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए पहला ऑप्शन क्योंकि इसमें ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट है। दूसरा ऑप्शन दिया ए एंड बी एंटीबॉडी एब्सेंट है। क्या आंसर लगाना टिक करना? हाँ तो एंटीजन भी तो प्रेजेंट है, हाँ लेकिन इसको रेसिपिएंट बनाने के लिए एंटीजन ने नहीं, लड़ाई करने वाला कोई नहीं। अच्छा लड़ाई करने वाला कोई नहीं, मतलब आंसर क्या जाएगा? ए एंड बी एंटीबॉडी एब्सेंट। अच्छा ये आंसर नहीं जाएगा, क्या आएगा? एंटीबॉडी एब्सेंट, इसलिए एक्सेप्ट करना है। ये बच्चों लास्ट यूनिट में आया था, इस साल नहीं लास्ट ईयर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन? ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? उसमें एक ऑप्शन था दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एक ऑप्शन था दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट है। तो रीजन क्या आएगा? एंटीबॉडी एब्सेंट है, तभी तो बच्चों इसको यहाँ पर अटैक नहीं कर पा रहा है। हर बात समझ में? चलिए अगला कैसे? इस बार मैंने पर्सन का ब्लड ग्रुप यहाँ बना दिया ओ। अच्छा ओ ब्लड ग्रुप है, आप सभी सोच के बता, ओ अगर यहाँ ब्लड ग्रुप हम ले लेते हैं तो इस केस में बताइए एंटीबॉडी कौन सी? क्या एंटीबॉडी दोनों है, यानी इसका डिफेंस सबसे मजबूत है, सबसे तगड़ा है। बताइए ए ने ए को देखा चाटा, वेरी गुड। बी ने बी को देखा, बताइए ए बी ने ए बी को देखा, डबल चाटा। बताइए ए बी ने किसी को नहीं देखा तो क्या ये एक्सेप्ट होगा? तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, जरा ध्यान से देखो, ए से ब्लड बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, केवल एक ही चॉइस है, तो ओ वाला केवल ओ से ही ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इसकी खासियत है क्या, ये सबको डोनेट कर सकता है? ओ वाला सबको डोनेट कर सकता है, इसलिए बनता है यूनिवर्सल। कभी आपसे पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन, रीजन बताओ। फिर दो ऑप्शन देता हूं, एंटीजन एब्सेंट है, दूसरा एंटीबॉडी एब्सेंट। एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी हाँ एंटीजन एब्सेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं करता। अरे इसको लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, इस पर तैयारी नहीं है। अच्छा इसके ऊपर जो कोई लड़ाई नहीं करता, इसलिए तो सबको डोनेट कर सकता है। तो याद रखना जो ओ यूनिवर्सल डोनर है उसके पीछे रीजन क्या होता है कि इसके अंदर एंटीजन एब्सेंट, एंटीजन एब्सेंट होता है, इस वजह से ये क्या बन जाता है? यूनिवर्सल डोनर। अब जो पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, ये पॉइंट अपने नीट पॉइंट से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे में से क्या डाउट बहुत पूछते हैं, बस डाउट के लिए आप लोगों को कुछ मुझे पता है और आना ही है दिमाग में कभी तो आपके। मैंने एबीओ सिस्टम आपको पूरा समझाया आज। इस पूरे सिस्टम में आप बताओ कितनी जीन है, एक या तीन? जीन बच्चों एक है, क्या नाम है उस जीन का? नाम बोलो। आई जीन। इस पूरे सिस्टम में अलील्स कितने हैं? तीन। ये तीन कौन कौन से? आई ए, आई बी, स्मॉल आई। डोमिनेंट कितने? रिसेसिव। इस पूरे सिस्टम में एंटीजन कितने हैं? बोलो बोलो कौन से एंटीजन? ए एंटीजन और बी एंटीजन। बताइए इस पूरे सिस्टम में एंटीबॉडी कितनी? एंटीबॉडी भी दो ही है। पूरे सिस्टम में जीनोटाइप कितने बने? 6। जीनोटाइप कितने बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अरे 3 आ रही है तो 6 जीनोटाइप बनेंगे। बताइए इस पूरे सिस्टम में फिनोटाइप कितने बने? फिनोटाइप 4। 4 कौन से? ब्लड ग्रुप ए बी, बताओ ब्लड ग्रुप कितने? 4, तो वही 4 फिनोटाइप आते हैं। अच्छा इस पूरे सिस्टम के अंदर मुझे बताइए क्या यहाँ पर आपको डोमिनेंसी कहीं देखने को मिली है? बिल्कुल मिली है। कहाँ? ए ब्लड ग्रुप और ए में भी कब? जब ये हेटेरोजाइगस है। और बी में भी क्या यहाँ डोमिनेंसी दिखेगी? हाँ दिखेगी तो सही। मैंने कहा इस सिस्टम में कोडोमिनेंसी देखने को मिलती है। कहाँ? ए बी में। क्या ये मल्टीपल एलील का केस है? क्यों है? क्या 3 एलील्स है? ये तीनों के तीनों एक ही पर्सन में मिलेंगे? एक पर्सन में तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते, बिठाने की जगह 2। अच्छा इसमें बच्चों मुझे बताइए क्या यहाँ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ? हाँ क्या सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ? आप जानते हो सेग्रीगेशन है यूनिवर्सल है, वो तो हर जगह अप्लाई। अच्छा इस पूरे सिस्टम में क्या यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखने को मिली? हाँ आप देख पा रहे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आपको कहीं पर भी नजर? अच्छा क्या ये पॉलीजेनिक का केस है? नहीं। पॉली का मतलब बहुत सारे, जेनिक का मतलब जीन। इसमें बहुत सारी जीन है या एक है? जीन एक ही है। अच्छा एक जीन है तो ये पॉलीजेनिक, मतलब ये मोनोजेनिक है, इसको क्या बोलेंगे हम? अच्छा ये पॉलीजेनिक का केस नहीं है।
अलग है और प्लस जो बोलते हैं वो अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बच्चों मान लीजिए मैंने आरएच फैक्टर लिखा, तो इस आरएच का यहाँ फुल फॉर्म होता है रेसस फैक्टर। ये एक मंकी के अंदर डिस्कवर किया था, तो इसीलिए बच्चों उसके नाम पे दिया गया इसको रेसस फैक्टर। इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन होती है वो है आर जीन। ये जो आर जीन होती है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर लगी होती है। इस क्रोमोसोम नंबर 1 पर ऐसी आर जीन है। इस आर जीन के बच्चों केवल 2 ही एलील है, इसमें एक होता है कैपिटल आर एलील और एक होता है स्मॉल आर एलील। बताओ कितने एलील है? तो क्या ये मल्टीपल एलील हुआ? मल्टीपल तो तब बोलते हैं 2 से ज्यादा होता मल्टीपल है, इसमें एलील कितने हैं? तो मल्टीपल का केस। अब बच्चों ये जो कैपिटल आर एलील है ये फॉर्म करता है डी एंटीजन। ये बच्चों डी एंटीजन या आरएच फैक्टर को फॉर्म करता है। डी एंटीजन बोलो या आरएच फैक्टर बोलो, बात देखिए उसको फॉर्म करेगा। ये बच्चों आरबीसी की सरफेस है, उस पे अगर ये डी एंटीजन फॉर्म हो जाए तो समझ जाना ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्मॉल आर एलील है, तो स्मॉल आर एलील की वजह से क्या होता है कि ये नॉट फॉर्म डी एंटीजन। ये बच्चों डी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं करता। अगर यहाँ पर स्मॉल आर एलील बैठा है तो बताओ डी एंटीजन नहीं बनेगा, और डी एंटीजन नहीं बनेगा तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बस आपको इतना सा देखना है कि डी एंटीजन है या नहीं। अगर डी एंटीजन दिख जाए तो पॉजिटिव और डी एंटीजन ना दिखे तो नेगेटिव। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने यहाँ पर बच्चों इस तरह से कुछ बनाया, ये आरबीसी ली, इसके ऊपर लिखा मैंने ए और यहाँ लिखा डी, ब्लड ग्रुप आप बोलो। बोलो ए, इसकी वजह से तो बन गया ए और डी दिखते ही पॉजिटिव। अब आप बताना यहाँ पर ए भी है बी भी है लेकिन डी नहीं है। ए बी और नेगेटिव। अच्छा आपने पॉजिटिव क्यों नहीं बोला? डी नहीं है। अच्छा यहाँ पर बच्चों केवल और केवल डी है, बताइए डी है। अच्छा ए भी नहीं है तो ओ और डी की वजह से पॉजिटिव। यहाँ बच्चों बी है बस। अच्छा डी भी है। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है और नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कब डिसाइड करते? कैसे डिसाइड करते बताओ? अगर डी दिख जाए तो जहां जहां डी नजर आ गया होगा वहां वहां पॉजिटिव, और डी नहीं दिखा तो नेगेटिव। अब जो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये लिखा आरएच पॉजिटिव और यहाँ लिखा आरएच नेगेटिव। अब मैंने कहा ये पॉजिटिव वाला, ये जो पॉजिटिव वाला है क्या ये खुद को ब्लड सप्लाई करेगा? यस। नेगेटिव वाला नेगेटिव को ब्लड सप्लाई करेगा। याद रखना सेम वाला तो सेम को ब्लड सप्लाई करता ही करता है। अब जो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, मैंने कहा पहला ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव को शिफ्ट कर रहा है और दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, कौन सा एक्सेप्टेबल है? कौन सा ब्लड हम सक्सेसफुली ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ सेकंड, यस पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ट्रांसफर करता है, ये सक्सेस नहीं होता। हाँ ठीक है फर्स्ट टाइम सक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो नहीं बनेगा। ऐसे समझो, मान लीजिए इसके अंदर मैं आरएच नेगेटिव की बात कर रहा हूं, नेगेटिव के अंदर मुझे बताओ एंटीजन एब्सेंट है, ये होता है नेगेटिव के अंदर एंटीजन एब्सेंट है, तो क्या इसमें एंटीबॉडी बनेगी? अरे बोलो एंटीबॉडी बनेगी। अब जैसे मान लीजिए ये ब्लड यहाँ पहुंचाया, बताओ इस ब्लड के अंदर एंटीजन है या नहीं? तो ये एंटीबॉडी जो बनी है ये इसको मार देगी। बताइए ये इसको यहाँ पहुंचाती क्यों मारती है? एंटीबॉडी इसको निपटा देगी। लेकिन बच्चों मैंने उल्टा कर दिया, अगर मान लीजिए पर्सन का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव है, बताओ एंटीजन है या नहीं? बोलो बोलो डी एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी बोलो बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। अब मैं इसके ब्लड को उठा के यहाँ से यहाँ पहुंचाऊंगा, बताओ इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो ट्रांसफर कर देगी। अरे बात समझे ना? क्या इतना आप लोग को सोचने की जरूरत है? आप तो इतना बताओ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड, नेगेटिव वाला नेगेटिव को, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को तो दे सकता है लेकिन ये सक्सेस। अच्छा यहाँ पर बच्चों ये ब्लड को इसको डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है तो मैं इसे डोनर लिखूं, लेकिन इसने ब्लड को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टर या रेसिपिएंट। अब सभी सोच समझ के जवाब देना। हमने अभी सीखा यूनिवर्सल डोनर कौन था, बोलो यहाँ क्या है? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। तो अगर कभी आपसे यूनिवर्सल डोनर पूछे तो हम एक्सेप्ट बताएंगे, ओ नेगेटिव। अच्छा यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए भी तो है ही, लेकिन यहाँ एक्सेप्टर पॉजिटिव वाला बना है तो क्या ए भी पॉजिटिव आ जाएगा? काफी साल पहले एम्स का जो पेपर अलग से होता था, एक बार यही क्वेश्चन आ गया कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में ओ ऐसे लिखा, ओ में भी क्या लिखा? ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव ऐसे बना के पूछते। तो ध्यान रखना ओ नेगेटिव वाला यहाँ पर क्या रहेगा? यूनिवर्सल डोनर। हमारे पास यहाँ पर कितने अलील है? 2 या 3? बताओ कितने अलील है? मल्टीपल अलील का केस बताओ कितने अलील है? मल्टीपल अलील का केस। अब 2 से अगर मैं जीनोटाइप बनाऊं कितने बन सकते हैं? 3। आर 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 स्मॉल आर। अब आप लोगों को खुद को सोचना और मुझे बताना कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, क्या बोल सकते हो? बोलो आर आ गया तो पॉजिटिव बोलो। अच्छा यहाँ स्मॉल आर भी तो है लेकिन ये डोमिनेंस शो कर देगा। बताइए यहाँ यानी जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उनके ये जीनोटाइप नेगेटिव का, ये जो बातें समझ क्लियर हुई? तो बहुत आसान सा कांसेप्ट है। बताओ डी एंटीजन या आरएच फैक्टर दिख जाए तो पॉजिटिव और वो ना दिखे तो नेगेटिव। समझ में? ये खैर अपने